तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो दर्पण तो आप सभी को पता होगा कि ऐसी सतह को हम दर्पण कहते हैं जिनसे परावर्तन हो सकता है। और गोलीय दर्पण ऐसे दर्पणों को कहा जाता है जिन्हें गोले से काट करके बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें गोले का एक भाग काट लेना है और काटने के बाद ये जो भाग हमें मिलेगा उसकी अगर मैं दबी हुई सतह पर पॉलिश कर दूं कुछ इस तरह से, तो आप क्या देखोगे कि जो परावर्तन होगा वो उभरी हुई सतह से होगा। हमें वस्तु यहां पर रखनी पड़ेगी और इस प्रकार का जो दर्पण है वो है तो गोलीय दर्पण, लेकिन उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। और मान लीजिए इसी दर्पण की मैं उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दूं तो जो परावर्तन होगा वो होगा दबी हुई सतह से। कुछ इस तरह से हमें पॉलिश कर देनी है और वस्तु को मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, तब ये जो दर्पण है वो मेरा कहलाता है अवतल दर्पण। तो ये जो गोलीय दर्पण है वो मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो किसी भी गोलीय दर्पण से संबंधित जो पहली परिभाषा हमें याद करनी है वो है दर्पण का द्वारक, कि ये जो उत्तल दर्पण है या फिर ये जो अवतल दर्पण है उसे इस गोले से काट करके बनाया गया है। और ये जो हमारा वृत्ताकार भाग है जो हमने इस खोखले गोले से काट रखा है उसकी ये जो व्यास होता है, उसका जो डायामीटर होता है उसे हम कहते हैं इस दर्पण का द्वारक। इंग्लिश में से कहते हैं अपर्चर। और ये जो हमारे दोनों ही गोलीय दर्पण हैं उनके वक्र की जो लंबाई है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। और हो सकता है कि आगे कहीं तो मैं इसे ध्रुव की तरह बोलूं या फिर कहीं कहीं मैं इसे दर्पण का मध्य बिंदु भी कह देता हूं P। और है क्या ये वास्तव में इस दर्पण का ध्रुव। तो आपको पता लग गया द्वारक क्या होता है और ध्रुव क्या होता है। और अगर हम चाहें तो ये पता कर सकते हैं कि दोनों ही वक्र किस गोले के भाग हैं। तो जिस गोले के ये भाग होंगे उसका जो केंद्र होगा उसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। उदाहरण के लिए आप इस अवतल दर्पण को ले लीजिए। तो ये अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा और वही केंद्र कहलाएगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र, जिसे हम कैपिटल C से निरूपित करते हैं। और वक्रता केंद्र को जैसे ही मैं दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ूंगा तो जो रेखा बनकर के तैयार होगी वो कहलाती है इस दर्पण की मुख्य अक्ष। हमेशा वस्तु को मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है। और एक और बात आपको ध्यान रहे कि दर्पण के मध्य बिंदु से लेकर के और ये जो वक्रता केंद्र है यहां तक की दूरी कहलाती है इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं। और अगली परिभाषा जो हमें याद रखनी है वो है दर्पण का मुख्य फोकस। कि मान लीजिए ये अवतल दर्पण जो है इसका मध्य बिंदु ये रहा इसका वक्रता केंद्र और ये रही इसकी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश किरणें आकर के किसी दर्पण से टकराती हैं, चाहे वो मुख्य अक्ष के ऊपर टकराएं चाहे मुख्य अक्ष के नीचे से टकराएं, लेकिन परावर्तन के बाद वो सभी किरणें हमेशा एक बिंदु से गुजरती हैं। मुख्य अक्ष पर होता है वो बिंदु जिसे हम कहते हैं मुख्य फोकस और उसे निरूपित करते हैं कैपिटल F से। और मुख्य फोकस से लेकर के दर्पण के मध्य बिंदु तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी और इसे हम निरूपित करते हैं स्मॉल f से। और इसी मुख्य फोकस और फोकस दूरी के कॉन्सेप्ट को अगर हम एक उत्तल दर्पण के लिए परिभाषित करें तो ये जो हमारा उत्तल दर्पण है उसका वक्र जब हम कंप्लीट करेंगे तो गोले का केंद्र इधर की तरफ आएगा और हमें प्रकाश डालना पड़ेगा इस तरफ से। तो ये है वो प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। जिन बिंदुओं पर आकर ये प्रकाश किरणें टकराती हैं उन बिंदुओं को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपको ये भी पता हो कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए जो आपतन बिंदु है वहां पर अभिलंब कैसे डाला जाता है। तो अभिलंब डालने के लिए आप आपतन बिंदु को मिलाओगे वक्रता केंद्र से और यहां पर ये जो लाइन होगी वो हमेशा इस आपतन बिंदु के लंबवत होगी। और ये लंबवत इस वजह से होगी कि कक्षा 10 में आपने ये बात सीख रखी होगी कि किसी भी एक वृत्त के या गोले के केंद्र पर जो त्रिज्या होती है वो उसकी परिधि के या उसकी सतह पर डाली गई स्पर्श रेखा के हमेशा लंबवत होती है। तो ये कोण होगा हमारा 90 अंश और आपतित करण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाएगा आपतन कोण। और परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि एंगल I और एंगल R हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो I = R नियम का पालन करते हुए ये प्रकाश किरण ऐसे वापस लौट जाएगी। लेकिन इस प्रकाश किरण को जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये जहां पर मुख्य अक्ष को काटेगी उसे हम कहेंगे इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और अगली जो परिभाषा आपको याद रखनी है वो है फोकल तल। तो किसी भी दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाले
और दर्पण की जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत जो तल बनाते हैं हम उसे कहते हैं फोकल तल। कुछ इस तरह से कि ये है मुख्य फोकस, तो तल जो होगा वो इस मुख्य अक्ष के होगा लंबवत और गुजरेगा कहां से, इस मुख्य फोकस से। तो ये जो तल होगा इस तल को हम कहेंगे फोकल तल। ये अवतल दर्पण के लिए है और उत्तल दर्पण के लिए हम कुछ इस तरह का एक इमेजिनरी या कहें काल्पनिक तल बना सकते हैं जिस तल को हम कहेंगे फोकल तल। ध्यान रहे कि ये फोकल तल जो है वो इस मुख्य अक्ष के हमेशा लंबवत रहता है। आप इसको अगर इमेजिन करना चाहते हो मैंने कैसे बनाया है, कुछ इस तरह से कि ये जो मेरा हाथ है वो इस वाली लाइन की लंबवत है और पास कहां से हो रहा है, मुख्य फोकस से। तो ये जो मेरे हाथ की हथेली है इस स्थिति में क्या कहलाएगी, उस उत्तल दर्पण के लिए फोकल तल।